हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी में जीवों में जनन चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जनन जीवों का मूलभूत लक्षण होता है जिसके द्वारा वो अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करते हैं। जनन कहलाता है। जनन, प्रत्येक जीव जनन अनेक विधियों के द्वारा करते हैं। अध्ययन के दृष्टि से जनन को दो भागों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट, अलैंगिक जनन, इट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इज लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, अर्थात इसमें युग्मकों का संयुग्मन नहीं पाया जाता है तथा एक ही जनक से जीवों का निर्माण अथवा जीव उत्पन्न होते हैं। जबकि लैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें नर एवं मादा दोनों जनक भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। यह विकसित प्रकार का जनन होता है। डियर स्टूडेंट, आज हम जनन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसी भी तरीके का डाउट हो, समझ में नहीं आए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ओके, तो आगे बढ़ें। अलैंगिक जनन, जैसे कि बताया, ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। यह अनेक विधियों के द्वारा होता है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अनिषेक बीजता, अर्थात ऐसा जनन जो कि बिना निषेचन के होता है, बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है, अनिषेक बीजता कहलाता है। सामान्यतः यह पादपों में पाया जाता है। नेक्स्ट, कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन, अलैंगिक जनन का एक महत्वपूर्ण विधि जिसमें कि जीव अपने कायिक भाग से नए जीव का निर्माण करते हैं। सामान्यतः यह विधि पादपों में ज़्यादा पाई जाती है। पादपों में अलैंगिक जनन का यह एक प्रमुख तरीका होता है, जो कि दो भागों में विभक्त किया गया है। एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन अर्थात नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एंड सेकंड इज कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन से तात्पर्य स्वयं पादप से के कायिक भाग से ही नवोद्भिद का निर्माण होना प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जबकि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में मनुष्य के हस्तक्षेप के द्वारा कृत्रिम रूप से इनमें क्या किया जाता है, कायिक प्रवर्धन करवाया जाता है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पादप के तना, मूल, पर्ण आदि भाग से नए पादप का निर्माण करवाया जाता है, जिसमें कि तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन। सामान्यतः पादप में वायवीय, अर्धवायवीय एवं भूमिगत तना पाया जाता है, और इन तनों की कुछ विशिष्ट स्थलों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं, और प्रत्येक अपस्थानिक कलिकाएं वृद्धि कर नवोद्भिद का निर्माण करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल भूमिगत रूपांतरित तना, जो कि भूमि के अंदर कुछ विशिष्ट कार्यों हेतु खाद्य पदार्थ संग्रहित कर रूपांतरित हो जाता है, भूमिगत रूपांतरित तना कहलाता है। जिसमें कंद, इट मीन्स ट्यूबर, आलू के अंदर हो, इस प्रकार से जनन सामान्यतः पाया जाता है। आलू एक कंद प्रकार का भूमिगत रूपांतरित तना है, जिसमें अनेक छोटे छोटे खांच जैसी, नोच जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिसने अपस्थानिक कलिकाएं कहते हैं। इनकी कोशिकाएं बार बार विभाजन कर अपस्थानिक मूल एवं अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। यदि आलू के ऐसा भाग को काटकर अलग से गीली मिट्टी में लगाया जाए तो यह एक नवोद्भिद पादप में परिवर्तित हो जाता है।
नेक्स्ट, प्रकंद, यह भी भूमिगत रूपांतरित तने का ही एक कायिक प्रवर्धन है, जिसके अंदर प्रकंद अर्थात अदरक में प्रकंद पर्व एवं पर्व संधियों में क्या होता है, विभक्त होता है। राइट बेटा। और इसमें जो पर्व एवं पर्व संधियाँ पाई जाती हैं, इस पर कुछ ब्राउन कलर के शल्क से क्या होते हैं, ये ढके होते हैं। जब इन्हें गीली मिट्टी में दबाया जाता है, बोया जाता है, तो इनकी पर्व संधियों से नीचे की तरफ अपस्थानिक मूल एवं ऊपर की तरफ अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। और इन भाग को यदि अलग से हम काट कर गीली मिट्टी में दबा दें, बो दें, तो यह एक नए पादप में परिवर्तित हो जाता है। स्टूडेंट, ठीक इसी प्रकार से घनकंद शल्ककंद में भी जनन होता है। घनकंद में केस क्या है, घनकंद के द्वारा केसर में तथा शल्ककंद के द्वारा प्याज में। शल्ककंद, जहाँ शल्क पत्र एकांतरित रूप से व्यवस्थित होकर एक बल्ब, एक शल्क के कंद के रूप में स्ट्रक्चर को बनाते हैं, इनके द्वारा प्याज में सामान्यतः जनन होता है। भूमिगत रूपांतरित तने के अतिरिक्त अर्धवायवीय, यानी कि कुछ पार्ट भूमि में और कुछ पार्ट भूमि के बाहर ऐसे जो तने हैं, उसमें ऊपरी भूस्तारी, अंतः भूस्तारी, भूस्तारी एवं भूस्तारिका, ये जो तने हैं, इनमें इस प्रकार से जनन होता है। ऊपरी भूस्तारी का सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल है वो है दूब घास। हम जब लॉन वगैरह लगाते हैं, मैदान में जब घास लगाते हैं, तो हम घास को देखते हैं कि उसका जो तना होता है वह पर्व एवं पर्व संधियों में क्या होता है, विभक्त होता है। पर्व एवं पर्व संधियों में विभक्त होता है। बेटा, जब लॉन में जब हम घास लगाते हैं तो उसकी जो पर्व संधियां होती हैं, वहाँ से नीचे की ओर जो कि मिट्टी के संपर्क में भाग होता है, अपस्थानिक मूल तथा ऊपर की ओर अनेक अपस्थानिक कलिकाओं के रूप में पाण उत्पन्न होती हैं। यदि इस घास के तने का इस भाग को क्या कर दिया जाए, पृथक कर, अलग से काट कर पृथक कर और भूमि में लगाया जाए, तो यह एक नए पादप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। लॉन में घास लगाते हैं, वहाँ पर बहुत ही तेज़ी से और पूरे के पूरे मैदान को इसी जनन के द्वारा वह क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। राइट। नेक्स्ट, अंत भूस्तारी। सामान्यतः मेंट जो पुदीना होता है उसमें इस प्रकार से क्या होता है, जनन पाया जाता है। इस प्रकार से प्राकृतिक कायिक जनन कैसे, क्योंकि जो पुदीना का जो पादप होता है उसकी जो शाखा होती है वो जैसे ही नीचे की तरफ भूमि में वृद्धि करती हैं और एक चाप बनाती हुई, है ना, समांतर एक चाप बनाती हुई क्षैतिज में क्या करती है, ग्रोथ करती है। इसका जो शीर्ष भाग होता है, जहाँ पत्ती होती हैं, वो भूमि से क्या होता है, बाहर निकला हुआ होता है। और ये जो मिट्टी में दबा हुआ चाप बनाता है, इसके नीचे जो पर्व संधि रहती है, वहाँ से क्या हो जाती हैं, अपस्थानिक मूल उत्पन्न हो जाती हैं। यदि इस शाखा के इस भाग को काट कर गीली मिट्टी में अलग से लगाया जाता है, तो यह एक नए पादप में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण से पुदीना एक लार्ज स्केल पर बहुत तेज़ी से क्या करता है, ग्रोथ करता है। राइट बेटा। नेक्स्ट बात आती है और हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर भूस्तारी। भूस्तारी में स्ट्रॉबेरी जो पादप होता है उसमें भी इसी प्रकार से क्या होगा, वो भूमि के अंदर क्या करता है, भूमि के अंदर क्या करेगा, ग्रोथ करता है। और भूमि के अंदर ग्रोथ करता है, चाप बनाता है, उसके शीर्ष भाग क्या हो जाता है, बाहर निकल आता है। और शीर्ष भाग बाहर निकल आता है तो नीचे का जो पर्वसंधि, जो नीचे का भाग होता है, वो गीली मिट्टी के से दबा रहता है, वहाँ से क्या हो जाती हैं, ये जड़ें उत्पन्न हो जाती है। अपस्थानिक जड़ें निकलने से इस भाग को यदि काट के लगाया जाए तो स्ट्रॉबेरी का क्या हो जाता है, एक नया पादप तैयार हो जाता है। अतः कायिक प्रवर्धन की ये विधि बड़ी सामान्य और महत्वपूर्ण विधियाँ होती हैं जो कम ही समय में क्या है, पादप प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, भूस्तारी का। हमने पानी के तालाब, पोखर आदि में जलकुंभी को बढ़ते हुए देखा है। जलकुंभी आइकोर्नियम में एक पर्व वाला तना होता है। अतः उनकी जो पर्व होते हैं, उनके क्या हैं, पर्व होते हैं,
वहाँ से क्या होगा, नीचे की तरफ अपस्थानिक जड़ें और ऊपर की तरफ अपस्थानिक कलिकाएँ उत्पन्न होती है। यदि उस पार्ट को हम काट कर लगाएं तो एक नए पादप में परिवर्तित हो जाते। इसी कारण जल में जलकुंभी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हुए उसकी ऊपरी सतह को क्या कर लेती हैं, कवर कर जाती हैं। डियर स्टूडेंट, तने के द्वारा इस प्रकार से प्राकृतिक काई का प्रवर्धन एक सामान्य विधि है। इसके अतिरिक्त जड़ों के द्वारा भी काई का प्रवर्धन होता है। हमने देखा होगा बारिश के दिनों में शीशम की जो जड़ें होती हैं वहाँ से अनेक अपस्थानिक कलिकाएँ प्रस्फुटित होती हुई दिखाई देती हैं। ये जो कलिकाएँ होती हैं, ये अपस्थानिक कलिकाएँ यदि उस पार्ट को, जड़ के उस पार्ट को काट कर और अलग से लगा दिया जाए तो एक नए पादप में क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से किसमें, शीशम और सिरस में ये मूसलामूल होती हैं, उनमें पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से पुलकित गुच्छमूल, शतावरी और डहेलिया, उसमें क्या होता है, पुलकित माशल ऐसी क्या होती हैं, मूल होती हैं, और ये क्या होंगी, गुच्छे के रूप में, किसमें होती हैं बेटा, गुच्छे के रूप में स्थित होती हैं। और इन पुलकित गुच्छ मूल की ये आधारीय भाग से छोटी छोटी कुछ अपस्थानिक कलिकाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। यदि इनको अलग करके और हम गीली मिट्टी में लगा देते हैं तो एक नए पादप का क्या होगा, निर्माण होता है, एक नए पादप का निर्माण होता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, पत्तियों के द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कुछ पत्तियों के द्वारा भी होता है। कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनकी पत्तियां मोटी, मांसल, चर्मिल होती हैं तथा उनके जो पर्णफलक होता है उसके किनारे पर कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं बार बार विभाजन कर नीचे की तरफ अपस्थानिक मूल और ऊपर की तरफ अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न करती हैं। यदि पत्ती का ऐसे भाग को काट कर अलग से गीली मिट्टी में लगाया जाता है तो एक नए पादप का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से पत्तियों के द्वारा जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है ये सामान्यतः ब्रायोफिलम अर्थात पत्थर चट्टा जो प्लांट होता है उसकी पत्तियों में होता है। स्टूडेंट, आप अपने घर पर लॉन में अगर आप कोई पॉट में या अर्थात गमले में इस प्रकार का प्लांट लगा रखा हो तो आप देखेंगे कि उसकी पत्ती जैसे ही नीचे गीली मिट्टी में गिरती है और वो मिट्टी का जो पार्ट गीली मिट्टी के संपर्क में होता है तो उस पत्ती के किनारे पर छोटे छोटे अपस्थानिक कलिकाएँ उत्पन्न होती हैं और वहाँ से वो क्या हो जाती हैं, नए पादप में परिवर्तित हो जाती हैं। ओके, एक देखिएगा इसमें इस प्रकार की पत्ती पाई जाती है। बेटा यहाँ कुछ मार्जिन पर सेल्स होती हैं, बार बार विभाजन करने से क्या होगा, नीचे अपस्थानिक मूल उत्पन्न हो जाती हैं और ऊपर की तरफ अपस्थानिक कलिकाएँ उत्पन्न होती हैं। यदि इस पार्ट को क्या कर दें, हम काट कर अलग गीली मिट्टी में लगा दें तो एक नए पादप में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ एक ऐसे पादप भी होते हैं जिनकी आधारीय भाग से कुछ पत्र परिकलिकाएँ अर्थात बुलबुल समान संरचनाएं उत्पन्न होती हैं। अतः ऐसे जो पादप होते हैं वो मांसलोद्भिद मरुद्भिद पादप होते हैं, जैसे एलोवेरा, अगेव। एलोवेरा में अगर आपने देखा हो तो उसकी पत्तियां कैसी होती हैं, इस तरीके से मोटी, मांसल, यस बेटा, ऐसी मोटी मांसल पत्तियां होती हैं, ऐसा पादप होता है। इसके आधारीय भाग से आपने कुछ देखा होगा, एक दो ऐसी पर्ण, कैसी, छोटी छोटी एलोवेरा किसी उत्पन्न होती है, छोटी छोटी जड़ें होती हैं इसमें, इस तरीके से, दैट इज नोन एज बुलबिल्स अर्थात पत्र परिकलिकाएँ। इन पार्ट को क्या करते हैं हम, अगर यहाँ से डिटैच, यहाँ से पृथक करके गीली मिट्टी में लगा दिया जाए तो एक नए पादप में परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से पादपों में स्वतः ही अपने आप से ही नए पादप का क्या होगा, निर्माण हो जाता है। किसमें, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के द्वारा। लेकिन कुछ एक पादप ऐसे होते हैं जो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं।
कैसे व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके द्वारा हम आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बाज़ार में उनको प्रोडक्ट को बेचकर हमें अच्छा पैसा अर्न हो सकता है। ऐसे पादप जैसे नारंगी, राइट ना, अनार, अमरूद, लीची आदि, ऐसे जो पादप होते हैं, गुलाब आदि, इन पादपों में मानव हस्तक्षेप के द्वारा कृत्रिम रूप से कायिक प्रवर्धन करवाया जाता है, जिससे कि जल्दी ही जनक पीढ़ी के समान नए पादपों का निर्माण हो जाता है तथा उनके लक्षण मात्र अर्थात जनक पीढ़ी के हुबहू वैसे के वैसे ही समान होते हैं। इसलिए कायिक प्रवर्धन को एक महत्वपूर्ण प्रवर्धन के रूप में माना गया है, एक महत्वपूर्ण मेथड माना गया है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, पादप कम समय में ही पादप का क्या है उत्पादन पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, होता है। राइट बेटा। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो कि मानव हस्तक्षेप के द्वारा होता है, यह अनेक विधियों के द्वारा होता है। नंबर फर्स्ट इज कटिंग यानी कि कर्तन विधि। नंबर सेकंड स्तरण अर्थात लेयरिंग। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बागवानी की दृष्टि से कौन सा होता है बेटा, ग्राफ्टिंग, अध्यारोपण। तो फर्स्ट इज कर्तन विधि। सामान्यतः गन्ना, गुलाब और अंगूर आदि जो पादप होते हैं, उनमें देखा है हमने कि उनके जो शाखा, तना, पर्व एवं पर्वसंधियों में क्या होता है बेटा, विभक्त होता है। अगर हम गुलाब लेते हैं तो गुलाब की जो शाखा होती है वो कैसी होती है, अनेक पर्व एवं पर्वसंधियों में विभक्त होती है। किस में होती है बेटा, अनेक पर्व एवं पर्वसंधियों में विभक्त होती है। इस तरीके से बेटा, यदि इनकी इस शाखा को हम कलम के रूप में तिरछा काटते हैं, क्या करते हैं, तिरछा काट देते हैं और तिरछा काटकर उनका आधारीय भाग को IBA के तनु विलयन में डिप कर देते हैं। इंडोल ब्यूटारिक एसिड, यह ऑक्सिन हार्मोन का ही क्या है व्युत्पन्न, जिसको कि रूटोन कहते हैं, यह कलम आदि में जड़ों का प्रस्फुटन के लिए उत्तरदायी होता है। यदि हम गुलाब, गन्ना आदि जो प्लांट होते हैं उनकी कलम लेकर उनके आधारीय भाग को IBA के तनु विलयन में डिप करते हैं तो हमें कुछ ही दिनों में क्या हो जाते हैं, वहाँ से जड़ें प्रस्फुटित होती हुई दिखाई देती हैं। अतः इन कलिकाओं को क्या करते हैं, इन कलम को हम इनका आधारीय भाग को IBA के तनु विलयन में डिप करके और गीली मिट्टी में क्या कर देते हैं, कुछ तिरछा गाड़ देते हैं, रोपित कर देते हैं और उनके आधारीय भाग को गीले गोबर या मिट्टी से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, जिससे कि इनका खुला हुआ भाग का उत्तक निर्जलीकरण के कारण सूखे नहीं। और इनके पर्याप्त मात्रा में जब हम सिंचाई करते हैं तो कुछ ही दिनों में इनकी पर्वसंधियों से अनेक अपस्थानिक कलिकाएँ क्या हो जाते हैं, प्रस्फुटित हो जाती हैं और ये एक नवोद्भिद पादप में परिवर्तित हो जाता है। और देखते देखते ही गुलाब का जो पादप है एक बड़े पादप में परिवर्तित हो जाता है तथा शीघ्र ही उस पर फूल आदि आने लगते हैं। इस प्रकार से कृत्रिम कायिक प्रवर्धन एक बहुत अच्छा मेथड है। दाब लगाना, क्या बेटा, दाब लगाना। ऐसे व्यापारिक दृष्टि, ऐसे पादप जो फल आदि देते हैं और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं तथा अत्यधिक काष्ठीय नहीं होते हैं, जिनकी शाखाओं को हम झुकाकर क्या कर सकते हैं, नीचे भूमि में, मिट्टी में दबा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। स्तरण विधि में बोल रहा हूँ कि स्तरण विधि जो लेयरिंग करते हैं वो 3 प्रकार से हैं। तो उसमें क्या है, दाब लगाना। तो उन पादपों में कैसे पादप जो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जो ज़्यादा काष्ठीय नहीं होते हैं, उनकी शाखा को पकड़कर, जो कि सॉफ्ट होती हैं, शाखा को पकड़कर गीली मिट्टी में दबा देते हैं। तो दाब लगाने में क्या है, मोगरा और स्ट्रॉबेरी का जो पादप है, किसका बेटा, स्ट्रॉबेरी का जो पादप होता है, उस पादप की शाखा, उस पादप से क्या होगी उत्पन्न, शाखा होगी। शाखा को पकड़ के और क्या कर दिया जाता है, मिट्टी में दबा दिया जाता है। मिट्टी में जब हम दबाते हैं,
मिट्टी में क्या करते हैं, दबाते हैं, तो इसकी ध्यान रहे एक या दो जो भी पर्व संधि हैं वो इसमें दबी होनी चाहिए। उस गीली मिट्टी के संपर्क में आने से उस पर्व संधि के आधारीय भाग से अनेक अपस्थानिक मूल उत्पन्न होने से क्या हो जाती हैं, यदि इसको उत्पन्न होती हैं और इस पार्ट को, इस शाखा को काट कर गीली मिट्टी अलग स्थान पर लगा देते हैं गीली मिट्टी में, तो यह एक नवोत्पेद पादप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है गूटी विधि। सामान्यतः इस प्रकार की जो विधि है ऐसे पादपों में प्रयुक्त होती है जो पादप काष्ठीय होते हैं, जिनकी शाखाएं नीचे झुकाकर मिट्टी में दबा नहीं सकते हैं तथा ये व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि अनार, नारंगी, लीची, अमरूद आदि। इन पादपों की एक मिनट बेटा, इन पादपों की जो शाखाएं होती हैं उनमें काष्ठ अधिक होने के कारण क्या है, उनको नीचे झुका नहीं सकते हैं। अतः उसकी शाखा, कोई एक शाखा जिससे कि हमें क्या करना है, कायिक प्रवर्धन करवाना है, उसके बार्क को क्या कर दिया जाता है, तेज धार वाले चाकू से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। क्या करेंगे बेटा, हटा देते हैं इस प्रकार से। ये हमने क्या कर दिया, हटा दिया, तथा इसका वुड रहने देते हैं जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम होता है, क्योंकि वाटर कंडक्शन एवं फूड कंडक्शन का कार्य जाइलम एंड फ्लोएम ही करता है और वो वुड में होता है। तथा इस भाग को तेज धार वाले चाकू से क्या कर देते हैं, चीरा लगा देते हैं, जिससे कि इसमें घाव होने से इसकी जो सेल्स होती हैं वो कोशिका विभाजन के लिए क्या होती हैं, प्रेरित होती हैं, क्योंकि वो हीलिंग का काम करती हैं। तथा इस भाग को हम गीली टाट पट्टी से या मोस से क्या कर देते हैं बेटा, क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। इसको क्या कर देंगे बेटा, बांध देते हैं, राइट। और बांधने पर ऊपर की शाखा से हम क्या कर देते हैं, ऊपर की शाखा पर हम कोई पाइप लगा देते हैं जिससे कि बूंद बूंद करके इस पर पानी डालता रहे, या फिर हम कोई ऐसी मटकी क्या कर देते हैं, इस पे पानी से भरकर और बांध देते हैं, जिसमें नीचे क्या कर देते हैं, एक छिद्र कर देते हैं, जिससे इस पर ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर की जो बूंदें होती हैं वो गिरती रहती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह भाग गीला रहता है। परिणाम स्वरूप इसका उत्तक सूखता नहीं है और देखते देखते ही कुछ ही दिन में जहाँ से हमने घाव किया था उस भाग से छोटी छोटी अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं। यदि इस शाखा को हम काट कर और अलग गीले स्थान पर हम लगा देते हैं तो एक नए पादप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से एयर लेयरिंग या गूटी विधि के द्वारा उन पादपों में क्या करवाया जाता है, कायिक प्रवर्धन करवाया जाता है, जो कि काष्ठीय और व्यापारिक महत्व दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अध्यारोपण, थर्ड कौन सी है, ग्राफ्टिंग। यह एक बागवानी की दृष्टि से महत्वपूर्ण मेथड है। क्या है, बागवानी की दृष्टि से महत्वपूर्ण मेथड है, क्योंकि इसके अंदर निम्न गुणवत्ता वाले पादप में उच्च गुणवत्ता वाले पादप के लक्षणों को समावेशित कर इसे उच्च गुणवत्ता वाले पादप में परिवर्तित किया जाता है। परिणाम स्वरूप इससे होने वाला जो उत्पादन होता है, जिसमें फ्रूट हैं, ग्रेन्स हैं, एटसेट्रा, जो भी चीज़ होगा उत्पाद इसका वो उच्च गुणवत्ता वाला होगा। रिजल्टली क्या है, इससे हमें आर्थिक रूप से अधिक लाभ प्राप्त होगा। ये सामान्यतः 4 विधियों के द्वारा करवाया जाता है। फर्स्ट स्कंद ग्राफ्टिंग, सेकंड वेज बांधना, तीसरा मुकुट ग्राफ्टिंग और फोर्थ है कलिका ग्राफ्टिंग। फोर्थ कौन सी है, कलिका ग्राफ्टिंग, राइट बेटा, कलिका ग्राफ्टिंग। ओके, अब बात आती है कि ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है। जिस पादप में
उच्च गुणवत्ता वाले लक्षण समावेशित करवाया जाता है उसके तने को स्कंद बोलते हैं या स्टॉक बोलते हैं, तथा जिस पादप के लक्षणों का समावेश करवाया जाता है उस पादप के उस जो भी पार्ट हम लेते हैं उसे क्या बोलेंगे, कलम या स्कंद बोलते हैं। राइट बेटा। तो स्कंद क्राफ्टिंग के अंदर जिस पादप में गुणों का समावेश करवाना होता है उसका स्कंद, और जिस पादप के गुणों का समावेश करवाया जाता है उसकी कलम, दोनों का व्यास बराबर होता है, समान होता है, तथा उन्हें दोनों को वी आकार में या तिरछा काट के और उनको क्या करा जाता है, बांध दिया जाता है और उन्हें गीला रखा जाता है। कुछ ही दिनों में दोनों उत्तकों के दोनों भागों के उत्तक समायोजित हो जाते हैं और उच्च गुणवत्ता वाले पादप के भाग के लक्षण निम्न गुणवत्ता वाले पादप अर्थात स्कंद में स्थानांतरित होने से वह उच्च गुणवत्ता वाला पादप बन जाता है। और उस पादप से क्या चीज़, उस पादप से अब जो भी प्रोडक्ट, जो भी उत्पाद उत्पन्न होगा वो उच्च गुणवत्ता वाला ही होगा। राइट बेटा। नेक्स्ट जो है बीज बांधना, इसमें भी स्कंद एवं कलम दोनों का व्यास बराबर होता है, लेकिन जो स्कंद होता है उसमें वी आकार का खांच बनाया जाता है तथा जो कलम होती है उसको वेज आकार में लेते हैं और इनको इस तरीके से फंसाकर बांध दिया जाता है और इन्हें गीला रखा जाता है, जिससे कुछ ही दिनों में दोनों के जो उत्तक होते हैं उनका क्या हो जाता है, समायोजन होने से निम्न गुणवत्ता वाला पादप उच्च गुणवत्ता में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुकुट ग्राफ्टिंग। व्हाट डू मीन क्राउन? मुकुट से क्या है, राजा होता है, मुकुट कहाँ रखता है, सर पे ताज मुकुट होता है। और हम अगर देखें तो श्री कृष्ण भगवान एक प्लास्टिक ही है, उसमें पंख लग जाते हैं तो क्या हो गया, मुकुट। ठीक उसी प्रकार से जैसे खजूर एक लंबा तना होता है और सबसे ऊपर उसमें एक पत्तियों का गुच्छा से दिखाई देता है जो मुकुट के रूप में दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से इस विधि में जो स्कंद जिसमें कि लक्षणों का समावेश करवाया जाता है उसका व्यास अधिक होता है तथा कलम होती हैं उनका व्यास कम होता है। अतः स्कंद में परिधि में छोटे छोटे खांच बना दिए जाते हैं जिनमें इन कलम को फंसा दिया जाता है और इन्हें गीला रखा जाता है, जिससे कि कुछ ही दिनों में दोनों के उत्तक समावेशित होने से क्या हो गया बेटा, दोनों के उत्तक समावेशित होने से उच्च गुणवत्ता वाले लक्षण निम्न गुणवत्ता वाले प्लांट में क्या हो जाता है, स्थानांतरित होने से वह उच्च गुणवत्ता वाला पादप तैयार हो जाता है। और नेक्स्ट है कलिका ग्राफ्टिंग। कलिका ग्राफ्टिंग इस प्रकार का जो मेथड है जिसके अंदर गुणों का समावेश करवाया जाता है उसका स्कंद का व्यास अत्यधिक होता है और उसमें टी आकार का चीरा, गहरा टी आकार का चीरा लगाया जाता है और उस टी आकार के चीरे में जिस पादप के लक्षणों का समावेश कराया जाता है उसकी कलिका ली जाती है और उसमें फंसा दिया जाता है और उसे बांधकर गीला रखा जाता है। दोनों के ही उत्तकों का समायोजन के बाद वह पादप उच्च गुणवत्ता वाला हो जाता है। डियर स्टूडेंट, अलैंगिक जनन में कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक प्रवर्धन एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है जिसके द्वारा हम पादपों को कम ही समय में जो उनके उत्पाद हैं वो अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। इट्स ओके। नेक्स्ट विखंडन। व्हाट डू यू मीन फिशन? फिशन मीन्स क्या होता है? विखंडन होता है। अलैंगिक जनन की यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधि जिसमें कि जीव, निम्न वर्गीय जीव अपने अंदर क्या कर लेते हैं? विभाजन करते हैं और उसमें क्या हो जाता है? खंडन। क्या हो जाता है? विखंडन, जिससे कि वो अपने शरीर को क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। सामान्यतः यह दो तरह से होता है, द्विविखंडन बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन बहु विखंडन, जिसमें कि विखंडित प्रत्येक जो भाग होता है वो वृद्धि करके एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। अतः द्विविखंडन विधि सामान्यतः क्या कर दिया बेटा? द्विविखंडन विधि सामान्यतः जीवाणुओं एवं युगलिना आदि में एक जनन का कॉमन मेथड होता है। जिन जीवाणुओं में इस प्रकार से जनन होता है उन जीवाणु कोशिका या वो जीवाणु कोशिका खाद्य पदार्थ को संग्रहित कर क्या करती, वृद्धि करती हैं और उसमें अंदर क्या होता है? अंदर बाहर की तरफ दोनों तरफ प्रेशर पड़ता है, परिणाम स्वरूप मध्य भाग में खिंचाव उत्पन्न होता है और इसका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसमें भी क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है।
इस प्रकार से, और इसके खिंचाव के कारण मध्य भाग में छोटा सा संकीर्णन उत्पन्न होता है। क्या होता है बेटा? छोटा सा संकीर्णन उत्पन्न होता है। दोनों तरफ बाहर की ओर पार्श्व में अंदर से बाहर की तरफ दबाव जब पड़ता है, जैसे जैसे दबाव पड़ता है इसमें वृद्धि होती जाती है। ठीक उसी प्रकार से मध्य भाग इसका संकीर्णित होता जाता है, संकीर्णित होता जाता है। आनुवंशिक के पदार्थ भी क्या हो जाता है? दो भाग में बंट जाता है एवं खांच धीरे धीरे अंदर की तरफ क्या करती है? ग्रोथ करती जाती है, ग्रोथ करती जाती है, और आपस में इनके मिलने से क्या हो जाता है बेटा? दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, और प्रत्येक पुत्री कोशिका एक नए जीवाणु कोशिका में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से जीवाणुओं, युगलिना आदि में ये दिव्य खंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। एवं बहुविखंडन विधि के द्वारा अमीबा, प्लाज्मोडियम अपने शरीर में क्या है? प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव को क्या कर देती है? अनेक भागों में विखंडित कर देते हैं, और प्रत्येक भाग एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। मुकुलन, अलैंगिक जनन की यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधि जो सामान्यतः बाह्य मुकुलन और भीतरी मुकुलन क्या है? दो प्रकार का होता है। बट मैं यहाँ पर आपको मुकुलन में ईस्ट और हाइड्रा को एक इंटरेस्टिंग तरीके से बताना चाहता हूँ। ईस्ट यह एक कोशिकीय कवक जिसे सैक्रोमाइसिस कहते हैं, यह विटामिन सी का स्रोत अर्थात इसमें विटामिन सी भी पाई जाती है। जाइमेज एंजाइम के कारण यह किण्वन क्रिया को क्या करता है? परिणाम स्वरूप इस कवक को क्या कहते हैं? बेकरी कवक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बेकरी के अंदर ईस्ट पाउडर को जब मिलाया जाता है तो किण्वन क्रिया के कारण क्या करता है? ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ब्रेड जो होती है बेटा हल्की से क्या होती है? खटास इसी कारण से होता है, और जब गर्म होती है तो किण्वन क्रिया में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलती है तो वो पोरस हो जाती है, परिणाम स्वरूप ब्रेड क्या होती है? स्पंजी होती है, राइट ना। तो हम बात करते हैं ईस्ट। ईस्ट एक कोशिकीय क्या है? कवक है। ईस्ट एक कोशिकीय कवक है। इस कवक में क्या करती है? ये खाद्य पदार्थ को संग्रहित कर आकार में क्या करती है? वृद्धि करती है, और जैसे जैसे वृद्धि करेगी इसमें बाहर की तरफ एक छोटा सा उभारनुमी संरचना क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। एवं इसका केंद्र एवं इसका आनुवंशिक पदार्थ भी क्या हो जाता है? दो भाग में बढ़ जाता है। किसमें? दो पुत्री भाग में बढ़ जाएगा। कैसे बटेगा बेटा? ठीक उसी प्रकार से, यस, ठीक उसी प्रकार से। और जब ये दो भाग में बढ़ जाएगा, तो एक भाग क्या हो जाता है? इसमें प्रवेश कर जाता है, और ये धीरे धीरे उभार जो है वृद्धि करता हुआ बड़ा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? मुकुल। और मुकुल के अंदर क्या हो जाता है? इस कोशिका का जीव द्रव्य भी प्रवेश कर जाता है, और ये बड़ी होती जब इसका वजन बढ़ जाता है तो इसके दोनों किनारे आपस में मिलने से ये मात्र कोशिका से क्या हो जाता है? पृथक हो जाता है, और एक नई ईस्ट कोशिका में परिवर्तित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हाइड्रा में भी मुकुलन विधि के द्वारा एक सामान्य जनन विधि पाई जाती है। हाइड्रा स्लेंट्रिटा फाइलम का क्या है? सदस्य, जिसमें एक छोटे से उभार के रूप में अर्थात अतिवृद्धि के रूप में एक संरचना उत्पन्न होती है, जो धीरे धीरे आकार में क्या करती रहती है? वृद्धि करती बढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। अतः इसका क्या है? वजन अधिक होने से धीरे धीरे ये अंदर की तरफ इसके संकीर्णन बनते जाते हैं, और ये संकीर्णन मिलने से ये मात्र हाइड्रा से क्या हो जाता है? पृथक होकर एक नए हाइड्रा में परिवर्तित हो जाता है। ओके बेटा। नेक्स्ट, बीजाणुओं के द्वारा सामान्यतः निम्न वर्गीय जो पादप होते हैं, जैसे कवक, शैवाल आदि में बीजाणुओं के द्वारा भी जनन होता है। उसमें चल बीजाणु, क्या शैवाल में क्या होगा? चल बीजाणु, अचल बीजाणु। ओके, इनमें शैवाल हो गया, कवक है, चल बीजाणु, अचल बीजाणु, कोनिडिया एक्सेट्रा। इस प्रकार के जो बीजाणु होते हैं ये बीजाणु धानियों में क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, तथा जैसे ही बीजाणु धानियाँ स्फुटन करती हैं, ये बीजाणु हवा के माध्यम से या अन्य माध्यम से मुक्त होकर जैसे ही गीली मिट्टी के संपर्क में आते हैं, अंकुरित होकर एक नए माइसीलियम का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जैसे
कवक में जो उसका कवक जाल होता है वो धागे के समान संरचना लिए हुए होता है। कैसे? धागे के समान संरचना लिए हुए होता है। राइट बेटा, इस तरीके से। तथा इसका शीर्ष भाग क्या हो जाता है? फूल जाता है, और फूलने से ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, और इसका जो जीवद्रव होता है वो छोटे छोटे भागों में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है, और उनके चारों तरफ पतली झिल्ली स्रावित होने से वो छोटे छोटे बीजाणुओं में बढ़ जाते हैं। क्या छोटे छोटे बीजाणुओं में बढ़ जाते हैं, और ये बीजाणु जिस सैक-लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? संग्रहित रहते हैं, ये बीजाणुदानी कहलाती है। और ये बीजाणुदानी जब परिपक्व होते हैं तो स्फुटन होने से ये बीजाणु क्या हो जाता है? हवा में मुक्त हो जाते हैं। जैसे ही ये बीजाणु गीली मिट्टी के संपर्क में आते हैं, अंकुरण कर और ये नए माइसीलियम का क्या करते हैं? निर्माण कर देते हैं। अतः कवकों में, शैवालों में ये बीजाणुओं के द्वारा भी अलैंगिक जनन पाया जाता है। नेक्स्ट बेटा, पुनरुद्भवन। हमने पढ़ा है कि अमीबा, प्लिनेरिया अमर होते हैं, क्योंकि उनके कोई भी भाग डैमेज होता है तो वो नष्ट नहीं होते, बल्कि क्या हो जाते हैं? उनकी मरम्मत के द्वारा रिपेयरिंग हो जाती है, उनमें पुनरुद्भवन की क्षमता क्या होती है? पाई जाती है। नेक्स्ट, जीवों में अलैंगिक जनन इन विधियों के द्वारा क्या होता है? संपन्न होता है। लेकिन उच्च वर्गीय जो जीव, जिसमें कि प्लांट, उच्च वर्गीय प्लांट कौन से होंगे बेटा? पुष्पी पादप एवं उच्च वर्गीय जंतु जैसे कि मनुष्य में अलैंगिक जनन न होकर लैंगिक जनन मुख्य रूप से पाया जाता है, जो कि एक विकसित जनन होता है। क्या होता है? जो कि एक विकसित जनन होता है। राइट बेटा, जिसको कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। लैंगिक जनन, ऐसा जनन जिसमें कि नर एवं मादा दोनों जनक क्या होते हैं? भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। इसमें युग्मकों के संलयन के परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है? निषेचन क्रिया संपन्न होती है, और निषेचन क्रिया के बाद निर्मित युग्मनज, जो कि दुगुणित संरचना होती है, बार बार विभाजन होने से भ्रूण का परिवर्धन होता है, और नवोद्भिद पादप, नवजात शिशु का निर्माण होता है। अतः पुष्पी पादप हो या जंतु हो, जिसमें कि मनुष्य में जो लैंगिक जनन होता है, सामान्यतः 3 अवस्थाओं में बांटा गया है बेसिकली। बाकी तो बहुत होते हैं, लेकिन 3 में, जैसे निषेचन से पूर्व जो भी लैंगिक या जननांग होते हैं, जिनमें जनन कोशिकाएं होती हैं, वो लैंगिक कोशिकाएं होती हैं। और इन लैंगिक कोशिकाओं में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या डबल होती है, अर्थात 2n होती है। यदि इनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो गुणसूत्रों की संख्या में बार बार वृद्धि होने से उत्पन्न होने वाली संततियों में विकृतियां उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि गुणसूत्रों में पाए जाने वाली विकारता के कारण से क्या हो जाती हैं? विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। अतः संतति पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या को निश्चित बनाए रखने के लिए लैंगिक कोशिकाएं लैंगिक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। परिणाम स्वरूप कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, जिनमें कि गुणसूत्रों की संख्या आधी होती हैं। ये कोशिकाएं युग्मक कहलाती हैं, और युग्मकों का बनना युग्मक जनन कहलाता है। इसलिए लैंगिक जनन में सबसे पहले क्या होगा? युग्मक जनन होता है। क्या होता है बेटा? युग्मक जनन होता है। और पुष्पी पादपों में नर जननांग सामान्यतः पुंकेसर होते हैं, और पुंकेसर बेटा 3 भाग से मिलकर बना होता है। थैले जैसी समान संरचनाएं परागकोश कहलाती हैं, तथा नीचे की तरफ पुतंतु, जो कि संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़े होते हैं। परागकोश, ये क्या हो गया बेटा? पुतंतु। और ये किससे जुड़े हैं? संयोजी ऊतक से जुड़े हैं। ये थैले जैसी जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, जिसे परागकोश कहते हैं। प्रत्येक जो परागकोश होता है वो एक कोष्ठीय
या द्विकोष्ठीय दोनों ही प्रकार के पाए जा सकते हैं। सामान्यतः मालवेसी में एक कोष्ठीय अर्थात मोनोथिकस एंड क्रूसीफेरी, सोलनेसी एटसेट्रा में ये द्विकोष्ठीय होते हैं। एक कोष्ठ यानी कि एक कोष्ठीय बोला है तो एक पाली होती है, और जो एक पाली होती है उसके दो कोष्ठ पाए जाते हैं अर्थात जिन्हें लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इन कोष्ठों में जो कि लघु बीजाणुधानी कहलाती हैं, लघु बीजाणु जनन होता है और उनमें लघु बीजाणु पाए जाते हैं। यहाँ पर लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप परागकणों का क्या होता है, निर्माण होता है। परागकण युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है जिसमें अर्धसूत्र विभाजन के दौरान क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आदि होती है और इसमें आगे क्या हो जाता है, विभाजन से दो युग्मकों का निर्माण होता है। जबकि मादा जननांग जायंग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, जायंग कहलाता है। चलो इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, 3 पार्ट होते हैं। वर्तिका और अंडाशय, ओवरी, ये पार्ट पाए जाते हैं जिसमें ओवरी मुख्य भाग होता है, जिसमें कि अंडप का निर्माण होता है। अंडप मादा युग्मक होता है। जब परागकण और अंडप यानी कि परागकण में क्या होगा, नर युग्मकों का निर्माण होगा, अगुणित संरचना, और ये अगुणित संरचना आपस में मिलती हैं तो युग्मकों का संलयन होता है। लेकिन उससे पहले पादपों में परागण क्रिया होती है, जैसे मनुष्यों में क्रॉस क्रिया करवाते हैं। तो परागण क्रिया क्या होती है, परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण क्रिया कहलाती है। और जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये परागकण क्या होते हैं, अंकुरित होकर इनकी जो अंकुरण नाल है वो क्या करती है, बीजांड में बीजांड द्वार के द्वारा क्या हो जाती है, अंदर प्रवेश कर अंड कोशिका से क्या करती है, संयुग्मित तो होकर भ्रूण का निर्माण करती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, निषेचन क्रिया संपन्न हो जाती है। रिजल्टली द्विगुणित संरचना युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है। और युग्मनज बीजाणुद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। ठीक है सर। निषेचन क्रिया के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है और युग्मनज में बार बार विभाजन होने से भ्रूण परिवर्धन से पादपों में नवोद्भिद पादप का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से जंतुओं में जैसे मनुष्य में नर एवं मादा दोनों अलग अलग होते हैं, अतः नर में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं और मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। वृषण की लैंगिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक शुक्राणुओं का निर्माण होता है और अंडाशय में क्या होता है, अंडकों का निर्माण होता है। ये अगुणित युग्मक क्रॉस के दौरान क्या करते हैं, संयुग्मित होकर निषेचन क्रिया को संपन्न करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित संरचना युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के पश्चात मादा में क्या होता है, जैसे ही ये गुणज गर्भाशय में पहुंचता है उसके गर्भाशय के आंतरिक स्तर एंडोमेट्रियम में क्या हो जाता है, ये प्रत्यारोपित हो जाता है और वहाँ पर आगे इसका विकास होता है और इसमें बार बार विभाजन होने से भ्रूण का परिवर्धन होता है। परिणाम स्वरूप अंततः नवजात शिशु का निर्माण होता है। इस प्रकार से उच्च वर्गीय पादपों एवं जंतुओं अर्थात जीवों में विकसित प्रकार का जनन लैंगिक जनन संपन्न होता है। डियर स्टूडेंट, आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया है। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिए और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।